जरा सोचिए, एक ऐसा युद्ध जो 3000 सालों से चल रहा हो पर आज भी जारी है। और ये युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ा जा रहा है। आज हम बात करेंगे प्रेडेटर नाम के एक बहुत ही प्रोवोकेटिव मैनिफेस्टो की। इसके लेखक हैं कर्मा नायक, और ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये तो एक विद्रोह का, एक क्रांति का ऐलान है। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। मैनिफेस्टो की शुरुआत ही होती है इस दमदार लाइन से। लेखक कह रहे हैं कि वो स्याही से नहीं बल्कि 3000 सालों की जमा खामोशी से लिख रहे हैं। ये सिर्फ कोई पोएटिक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है कि ये आवाज़ उनकी है जिन्हें इतिहास ने, कहानी ने खामोश कर दिया था। तो यहीं से पता चल जाता है कि दांव बहुत बड़ा है। तो इस 3000 साल की खामोशी के पीछे की कहानी क्या है? मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा दावा यह है कि एक युद्ध चल रहा है जो आज भी जारी है। और इसकी शुरुआत पता है कैसे हुई? तलवारों से नहीं बल्कि शब्दों से, परिभाषाओं को बदलने से। अब हर लड़ाई की तरह यहां भी दो पक्ष हैं। एक तरफ है वो जिसे मैनिफेस्टो प्रेडेटर सिंडिकेट कहता है, और दूसरी तरफ नागवंशी प्रोटेक्टर्स। पूरा का पूरा मैनिफेस्टो असल में इन्हीं दो ताकतों के बीच की खींचतान की कहानी है। और देखिए, लेखक ये कहानी किसी लाइब्रेरी में बैठकर नहीं सुना रहे। वो खुद को हीर नागपुर के खंडर हो चुके घर में बताते हैं, जिसे वो इस युद्ध का ग्राउंड जीरो कहते हैं। तो ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक सिंबल है जो इस वैचारिक लड़ाई को एक बहुत ही पर्सनल और ज़मीनी हकीकत से जोड़ता है। तो चलिए सबसे पहले कहानी के विलेन को समझते हैं। ये प्रेडेटर सिंडिकेट आखिर है कौन? ये कोई एक इंसान नहीं है, कोई एक देश भी नहीं, तो फिर क्या है? मैनिफेस्टो के हिसाब से ये सिंडिकेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। जरा सोचिए, एक ऐसा नेटवर्क जो 1-2 साल से नहीं 3000 सालों से काम कर रहा है। और इसका काम क्या है? 2 चीजें। पहली, दिमाग पर कब्जा यानी ज्ञान की चोरी करना, और दूसरी, जमीन पर कब्जा यानी धरती के संसाधनों को लूटना। मैनिफेस्टो इस सिंडिकेट के स्ट्रक्चर को 3 लेयर्स में समझाता है। पहली लेयर है नैरेटिव आर्किटेक्ट्स, मतलब वो लोग जो कहानियां गढ़ते हैं, इतिहास लिखते हैं, मीडिया चलाते हैं ताकि लूट सही लगे। दूसरी लेयर है रिसोर्स एक्सट्रैक्टर्स, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो असल में जमीन से सब कुछ निकालती हैं। और तीसरी लेयर स्ट्रेटेजिक एनफोर्सर्स, ये हैं वकील और पॉलिसी बनाने वाले जो इस पूरी लूट को कानूनी जामा पहनाते हैं। मैनिफेस्टो का तर्क है कि मकसद तो आज भी वही है, बस तरीके बदल गए हैं। जहां पहले आग और धनुष का इस्तेमाल होता था, आज वहां माइनिंग और बुलडोजर हैं। जहां पहले मनगढ़ंत कहानियां थीं, आज वहां पेचीदा कॉर्पोरेट कानून हैं। और पहले जहां लोगों को लोहे की जंजीरों से बांधा जाता था, आज हमारे ध्यान को, हमारी सोच को डिजिटल एल्गोरिदम से बांधा जा रहा है। अच्छा, तो इस इतने बड़े सिंडिकेट के सामने खड़ा कौन है? मैनिफेस्टो हमें मिलवाता है नागवंशी प्रोटेक्टर्स से। चलिए अब उनका नजरिया समझते हैं, जो सिंडिकेट की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहां मैनिफेस्टो एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी दावा करता है। ये भगवान शब्द को किसी देवता की तरह नहीं बल्कि एक साइंटिफिक फॉर्मूले की तरह देखता है। प्रकृति के 5 तत्व, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इन्हीं का एक्रोनिम। मतलब धर्म को पूजा पाठ से हटाकर सीधे सीधे इकोलॉजी और साइंस से जोड़ दिया गया है। और ये जो शब्दों की लड़ाई है ना, ये और भी गहरी हो जाती है। मैनिफेस्टो राक्षस जैसे शब्द को वापस छीन लेता है, उसे रिक्लेम करता है। मतलब सिंडिकेट की कहानियों में राक्षस कौन है? एक दानव, एक विलन। लेकिन ये मैनिफेस्टो कहता है नहीं, इसका असली मतलब है रक्षक, वो जो अपनी मिट्टी की, अपने पानी की, अपने संस्कृति की रक्षा करता है। सोचिए कैसे एक ही शब्द को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए मैनिफेस्टो एक और चौंकाने वाला दावा करता है कि रावण, बलि और महिषासुर जैसे लोग, जिन्हें हम कहानियों में विलेन समझते हैं, वो असल में दानव नहीं बल्कि प्रोटेक्टर साइंटिस्ट्स थे। और सिंडिकेट के नैरेटिव आर्किटेक्ट्स ने जानबूझकर उनकी इमेज खराब की ताकि उनकी जमीन और उनके ज्ञान पर कब्जा किया जा सके। तो ठीक है, समस्या बहुत बड़ी है, कहानी बहुत उलझी हुई है। तो फिर इसका हल क्या है? मैनिफेस्टो एक उलगुलान की बात करता है, जिसका मतलब होता है एक महाविद्रोह। लेकिन रुकिए, ये सड़कों पर होने वाला कोई हिंसक विद्रोह नहीं है। ये उलगुलान एक दिमागी और डिजिटल आंदोलन है। इसका असली मकसद है कॉग्निटिव सॉवरेनिटी को वापस पाना। आसान भाषा में कहें तो अपनी सोच पर, अपनी समझ पर अपना खुद का कंट्रोल हासिल करना। और ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, इसका एक पूरा टाइमलाइन है।
15 फरवरी 2026 जब मैनिफेस्टो पब्लिक होगा। फिर ठीक अगले दिन 16 फरवरी को द क्लैरियन कॉल नाम से एक ग्लोबल डिजिटल विद्रोह। और फिर सबसे अहम तारीख 10 अगस्त 2026, द फाइनल काउंटडाउन। वो दिन जब मैनिफेस्टो के हिसाब से सिंडिकेट का पूरा सिस्टम क्रैश होना शुरू हो जाएगा। तो 16 फरवरी के क्लैरियन कॉल का प्लान क्या है? इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, डिजिटल साइलेंस, मतलब सब लोग मिलकर एक साथ सिंडिकेट के प्लेटफॉर्म्स को छोड़ देंगे। स्टेप 2, कलेक्टिव रोर, खामोशी के बाद इंटरनेट को प्रोटेक्टर्स की अपनी कहानियों से, अपनी सच्चाई से भर देना। और स्टेप 3, प्रोक्लेमिनेशन, जब गांव-गांव, शहर-शहर में लोग अपने जल, जंगल, जमीन और ज्ञान पर अपना हक जताएंगे। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़ी तारीख पर, 10 अगस्त, द फाइनल काउंटडाउन। मैनिफेस्टो के हिसाब से उस दिन आखिर ऐसा क्या होने वाला है? देखिए, मैनिफेस्टो 10 अगस्त को किसी भविष्यवाणी की तरह नहीं देखता, बल्कि वो इसे एक लॉजिकल नतीजा कहता है। उसका तर्क बड़ा सीधा है। कोई भी सिस्टम जो सिर्फ लूट पर टिका हो, वो हमेशा नहीं चल सकता। तो 10 अगस्त वो सांकेतिक तारीख है जब ये सिस्टम अपने ही बोझ तले दबकर टूटना शुरू हो जाएगा। और आखिर में लेखक इस पूरी वैचारिक जंग को एक बहुत ही पर्सनल नोट पर खत्म करते हैं। वो लिखते हैं, मेरे भाई का नाम विजय है और इस युद्ध का एकमात्र परिणाम यही होगा। इस एक लाइन से ये 3000 साल पुरानी लड़ाई एक व्यक्तिगत संकल्प बन जाती है। तो ये मैनिफेस्टो हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आज की असली लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जा रही है, तो फिर संप्रभुता का, आज़ादी का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस दस्तावेज से कहीं ज्यादा बड़ा है और इस पर हम सभी को सोचना चाहिए।